कान सिंह मौजूद हैं। इतना भी अच्छे आप लोग द्वारा ताल्लुक रहा होगा। हमारे पार्टी के शुरुआती के दिनों से प्रवक्ता हैं। उनके दाहिने तरफ हमारे बीच श्री एडवोकेट गणेश राम जी बैठे हुए हैं। ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, ये आम जनों को सूचना देने के लिए, ख़ास तौर पे समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उन तक इस बात को का मैसेज पहुंचाने के लिए कि अरस्तु ने कहा था कि अगर समाज के प्रबुद्ध लोग राजनीति में आके दशा और दिशा का निर्धारण नहीं करेंगे तो जो उनके इंफीरियर्स हैं, जो उनसे नीचे के लोग हैं, वो उनके शासन करेंगे। श्री प्रशांत किशोर जी जो 2.5 साल से पदयात्रा कर रहे थे, बिहार के 50,000 गाँवों से ज़्यादा में पैदल चल के गए, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया। सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के मोटो के अंतर्गत लोगों को जो जोड़ा गया है, उसी एक कड़ी में श्री प्रशांत किशोर जी सिवान उनका आगमन हो रहा है। सिवान जो मौलाना मजूमदार साहब और राजेंद्र प्रसाद जी की धरती रही है, इस पावन धरती पे श्री प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है ताकि सिवान के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो सिवान के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, टीचर्स और बिजनेसमैन हैं, उनके साथ ये चर्चा हो कि बिहार की दशा और दशा को कैसे बदला जा सकता है। ये बात बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रणेता और हमारी पार्टी के लोगों के सामने खड़े हों और लोगों को ये मौका हो कि वो उनसे सवाल पूछ सके कि हमारे पास बिहार को बदलने का क्या विज़न है, बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए हमने क्या खाका तैयार कर रखा है, हम कैसे लोगों का विकास करना चाहते हैं, कैसे समाज में प्रबुद्ध लोगों की भूमिका को तय कर सकते हैं, कैसे अपराध को कम किया जा सकता है, रोजगार के कैसे मौके बनाए जा सकते हैं। ये सिवान के प्रबुद्ध लोगों के लिए एक मौका है कि आप श्री प्रशांत किशोर जी से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, उनके विज़न को समझ सकते हैं और साथ साथ ये जो बिहार के परिवर्तन की प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना सहयोग करें। किसी भी समाज में अपराध थोड़ा बहुत होना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का फेल होना। इस राज्य के जो मुखिया हैं वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से राज्य का नेतृत्व करने की क्षमता वो खो चुके हैं। सरकार का इकबाल गिर चुका है, पुलिस का इकबाल गिर चुका है। अब बात चीज़ें जो है नाम मात्र की रह गई है, चाहे मनमनिया में होने वाला टीला हत्याकांड हो या किसी व्यवसायी की हत्या हो, या अभी जो हम लोगों ने देखा कि सरेआम एक अस्पताल के अंदर घुस करके लोग नाम लेना, चलिए आपने कहा, लोगों की हत्या हो जा रही है। अपराधियों का इससे बात समझ में आती है कि बिल्कुल मनोबल भरा हुआ है। ये घर वैसा घर हो गया है जिसमें कोई गार्जियन नहीं है या गार्जियन सो रहा है और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो बालू का और शराब के अवैध जो तस्करी हो रही है उसमें संलिप्त है और इसकी वजह से ये जो हम देख रहे हैं समस्याएं हमारे समाज में खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी सवाल ये पर भड़क जा रहा है, तो आप लोग एक राजनीतिक दल से है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं अपराध को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। आप सिर्फ नेता की बात क्यों कर रहे हैं? आप डीआईजी साहब ने जो बात कहा है, उन्होंने इसको किसानों से जोड़ने की कोशिश की है। एडीजी उन्होंने इसको खेती से जोड़ने की कोशिश की है। तो ये आप बात समझ लीजिए कि जिस देश का मुखिया, जिस घर का मुखिया सो रहा हो तो उसके नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। आप सोच के देखिए उस आदमी की संवेदना, जो किसी का हत्या हो जाती है उसको इस चीज़ से जोड़ता है कि मई जून में क्या होता है कि खेती बाड़ी कम हो जाती है तो लोग अपराध करने लगते हैं। बिहार क्या, ये सवाल बहुत ज्वलंत प्रश्न है और ये सवाल हमें नहीं, प्रबुद्ध लोगों को इस राज्य की सरकार से और जो लोग पावर में उनसे पूछने की आवश्यकता है। हत्या कर शायद वो बात ना कहना चाहते हो, लेकिन संवेदनहीनता की आप लिमिट देखिए। प्रशांत नीतीश कुमार जी इसी सिवान में मलबलिया के क्षेत्र में 150 लोगों से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। एक और जगह पे 50 से ज़्यादा लोग शराब पी के मरे थे। नीतीश कुमार जी दोनों पॉकेट में हाथ डाल के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। सवाल उठता है कि जनता ने आपको मालिक चुना है, जनता ने आपको अपना माई बाप बनाया है या जनता के आप सेवक हैं? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक पार्टी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो
समाज के नेतृत्व कर सकते हैं, जो इस डर से कि ये अवस्था ना बदली, इस डर से कि हमारे कोशिश करने से नहीं होगा, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो वोट देने नहीं जाते हैं, उनको ये मैसेज ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पढ़े लिखे लोग समाज के नेतृत्व नहीं करेंगे तो समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो आकर के नेतृत्व करेंगे। और फिर आपको यही चीज़ देखने में आएगी कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ होगा, शराब की तस्करी हो रही होगी, पुलिस चोर को पकड़ने के बजाय किसानों पर सवाल खड़ी करती है। सर, चुनाव के समय ये समझ चुके हैं कि इनका जो कार्यकाल है हर तरह से समाप्त होने के कगार पे है। अब ये है कि लास्ट में कुछ फ्रीबीज बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल से इनकी सरकार किसी न किसी रूप में यहाँ चलती रही है। बीच में 6 महीने अगर मांझी जी कार्यकाल छोड़ दें तो ये कभी कमल पे बैठ के, कभी लालटेन की रोशनी में अपनी सरकार को चलाते रहे हैं। तो 20 साल में क्यों नहीं कर पाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये देना ही चाहते थे तो रोजगार क्यों नहीं दिया? ये अगर देना ही चाहते थे तो शिक्षा की व्यवस्था, किसी यूनिवर्सिटी की घोषणा, किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की घोषणा, किसी नॉलेज पार्क की उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की? ये बात ये दर्शाता है, आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी जो बिहार गुजरात जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, वहाँ नॉलेज सिटी बनाने की बात करते हैं। जब बिहार आते हैं तो यहाँ उनको जाति याद आता है। सर कब तक ये नहीं समझ में आता है कि ये हमारी सभा से इस सवाल का क्या लेना देना है? हमारी जो बात है वो ये है के नाम से जाने गए, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं आज की बात है, ये 2005 की बात नहीं है। अगर आप 2005 में जाएंगे तो कोई आपको जंगल राज में लेके जाएगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें लोगों को, हमारे लोगों को इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाए। हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा मुद्दा पलायन है। और एक बात जान लीजिए, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको उसके बच्चे को शिक्षा चाहिए, उसके घर के लोगों को रोजगार चाहिए, उसके सवाल को यहीं पे पलायन से बच करके रोजगार मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। वर्तमान में जो पार्टी और सरकार मनमाने तरीके से अफसरशाही को छोड़ करके इस तरह से आप बयान जो है बदल कर रहे हैं और बयान का देखिए, मैं आपको पहले की बातों का जवाब दे चुका, मैं दोबारा कहता हूँ कि जब तक समाज के प्रबुद्ध लोग आगे नहीं आएंगे, आप ये समझते हैं साहब इंदौरी साहब ने कहा है, न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप जो मीडिया बंधु यहाँ बैठे हैं, जो आपके माध्यम से जो समाज के पढ़ा लिखा वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जब तक जनता की तरफ से प्रयास नहीं होगा तब तक कोई भी सत्ताधारी हो, विपक्ष हो सकता है कि सत्ता में बैठने लोग करप्ट हो सकता है विपक्ष कमजोर हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोकतंत्र में असल शक्ति जो है जनता के पास है। हमारा प्रयास जनता को जगाने का है। एक बार जनता अगर जाग जाएगी, हम ये नहीं करें कि हमें दीजिए, हम कहें कि आप जागिए और अपने मुद्दों को पहचानिए। हम बिहारियों का मुद्दा रोजगार है, हम बिहारियों का मुद्दा शिक्षा है, हम बिहारियों का मुद्दा बढ़ता हुआ अपराध है। आज तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार, अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में 13 करोड़ या 14 करोड़ लोग रहते हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार 3% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। 14 करोड़ को अगर 3% देखेंगे तो 42 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है किसी भी रूप में। आप क्या कहना चाहते हैं? एक कॉलेज में 2 प्रिंसिपल रहेगा, आप क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्रेन को 2 लोग मिलकर चलाएंगे? 42 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इन्होंने 20 साल में कम से कम 42 लाख नौकरी दी होती, तब हम मानते कि इनका विचार आगे है। आज भी बिहार में जो जॉब का रेशियो है वो 25 लाख है, वो 2% से भी कम है, 1.97% है जो इन लोगों ने 20 साल में नौकरियां दी हैं। इन लोगों ने सरकारी जो नेशनल एवरेज है वहाँ तक नहीं पहुँचाया। आप किस हिसाब से समझते हैं? जैसे एक महान व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर महीने औरतों को 2,500 हज़ार रुपये देंगे। आपको जान के तारीफ होगा कि इसका सालाना बजट 1,50,000 करोड़ होगा और बिहार का सरकारी बजट जो है 1,70,000 करोड़ है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार का सारा बजट उठा करके महिलाओं को दे देंगे, तो सर टीचर्स को जॉब कहाँ से देंगे? आप पुलिस को सैलरी कहाँ से देंगे? एक चुनावी जुमला है और वो भी बिल्कुल बिना सोचा समझा हुआ। अब्बास भाई आपने मुझसे कोई बात कहा तो मैंने आपको कहा कि मैं अपने पॉकेट में 50 करोड़ रुपया रखा हूँ, निकाल के दे दूँगा। सवाल ये कि उतना तो आपके पॉकेट की कैपेसिटी ही नहीं। सर चुनाव
किस तरह के लोग आएंगे, किनको आने का आप आमंत्रण दे रहे हैं और कहाँ पे आना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जो किसी भी धर्म, जाति, पार्टी, विचारधारा से संबंध रखते हैं, हमारा कहना ये है कि आपसे ये निवेदन नहीं है कि हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा से जुड़ जाइए, लेकिन आइए, पूछिए, देखिए कि अगर कोई नए लोग अगर आना चाहते हैं, अगर वो ये बात क्लेम करते हैं कि नई व्यवस्था बनाएं, तो उनसे सबसे पहले पूछना जरूरी है। हमारा प्रयास जागरूक करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी से सिवान से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मिस कॉल के जरिए या किसी और रूप से जुड़े हुए हैं या फॉर्म भर के जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7500 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी से सिवान से जुड़े हुए हैं। ये उनका कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम समाज के प्रबुद्ध वर्ग का है। उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर अब नहीं जागिएगा तो बहुत मुश्किल आने वाला है। आप लोग जा रहे हैं कि बिना व्यवस्था परिवर्तन किए हुए सत्ता परिवर्तन करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। जब तक इकोसिस्टम चेंज नहीं होगा, अगर 1, 2, 4, 5 आदमी आ भी जाता है, किसी धार्मिक या जातिगत जुगाड़ लगा के आ भी जाता है, और अगर वो कल्चरल सिस्टम डेवलप नहीं होता है, और अगर लोग प्रबुद्ध नहीं हैं, लोग अगर सही मुद्दों पे अगर हमारे कैंडिडेट को भी अगर जाति धर्म के नाम पे वोट देंगे, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि बिहार की व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा प्रयास व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन में हमें 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश के प्रति 2 रैलियाँ हो रही हैं, क्या ये मान के चला जाए कि बिहार बदलाव यात्रा का असर दिखने लगा है, जन स्वराज का जनाधार बढ़ने लगा है, इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उस राज्य के प्रधानमंत्री ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं जहाँ चुनाव होने वाला है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 11 साल में बिहार की प्रबुद्ध जनता ने या भोली भाली जनता ने यहाँ से 40 MP भेजे, 38 MP भेजे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने बिहार का विकास हो पाए, यहाँ रोजगार लग पाए, कोई नॉलेज पार्क बन जाए, इसके लिए एक दिन भी अगर कोई मीटिंग की हो तो उसकी सूचना हमें आप दीजिए। लेकिन ये बात तय है कि 11 साल में यहाँ 3 बार चुनाव हुए हैं, विधानसभा और लोकसभा के। प्रधानमंत्री जहाँ भी बिहार, जहाँ भी देश में चुनाव होता है वहाँ रैलियाँ करते हैं, और इन लोगों के आने जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी जातिगत पहचान हमेशा रहेगी, उनकी जो धार्मिक आस्था है उसका हमेशा सम्मान रहेगा। भारत शुरू से ही आध्यात्म का देश रहा है। हमारा जो अध्यात्म जो हमारे धर्म के साथ आया है उसने हमें गाइड किया है, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा जो हमारे राज्य के बच्चों का है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। सर, 20 जुलाई दिन रविवार को संध्या 7:30 बजे से होटल रॉयल पार्क जो बिंदुसार बुजुर्ग में मौजूद है वहाँ पे होगी। इस पे शहर के सारे प्रबुद्धजन आमंत्रित हैं। आप आएँ और हमसे सवाल पूछें कि हमारा क्या विज़न है। डॉक्टर साहब, एक सिंपल सा सवाल ये है कि प्रबुद्धजनों की आप ये बैठक कर रहे हैं, आपने जो मुद्दा रखा है शिक्षा है, पलायन है और रोजगार है, इन 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर कोई जलता है तो वो युवा वर्ग है। प्रबुद्धजनों को, पॉलिटिशियन को, आम लोगों को बुला कर क्या फायदा, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है जो लोग इन चीज़ों को झेल रहे हैं? आप समझिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे विचारधारा से सबसे ज़्यादा युवा ही जुड़े हुए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, कल उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, उनके लड़के का इस साल MBBS में सिलेक्शन हुआ है, तो वो लड़का कह रहा था कि मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। आप यकीन जानिए कि किसी भी देश में और बिहार में ख़ास तौर पे बिहार में आपको बताना चाहूँगा कि जो एवरेज एज है वो 22 साल है। कुछ लोग 80 साल के भी होंगे, कुछ 15 साल के भी होंगे, लेकिन जो डेमोग्राफिक हमें डिविडेंड मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा देश में बिहार में मिलने वाला है, और हम ये बिल्कुल आशा रखते हैं जी। वैसे युवाओं के साथ स्टेज शेयर और अपने कार्यक्रम को शेयर तो नहीं करते हैं, जो लोग आज भी बेरोजगार हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ करनी चाहिए ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़े। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रयास हमारा जो चला है, ये 2 अक्टूबर 2023 से जो चल रहा है, 50,000 गाँवों में जहाँ हम लोग गए हैं और हमारे साथी गए हैं, और श्री प्रशांत किशोर जी खुद बजाते गए हैं, तो सबसे ज़्यादा युवाओं से मिले हैं।
अब एक बात होती है कि एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज पे जाना ज़रूरी होता है। आपकी बात को बिल्कुल एग्री करते हुए इस राज्य में जो परिवर्तन आएगा वो युवाओं के थ्रू ही आएगा, और हमारा फोकस इसका मतलब ये नहीं है कि प्रबुद्ध जनों को, युवाओं की शक्ति को प्रबुद्ध जन जब दिशा प्रदान करेंगे, जब समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास उन्हें गाइड करेगा। आप देखिएगा कुछ दिनों पहले जो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, उसमें टायर जला रहे हैं, समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए प्रबुद्ध जनों का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, वकीलों का काफ़ी बड़ा रोल है। और हम ये नहीं कहते कि हम इनसे बात करेंगे, हम सबसे संवाद कर रहे हैं। और इस कड़ी में ये जो संवाद की कड़ी की गई है, ये प्रबुद्ध जनों के साथ की गई। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता, मैं समझ जाऊँगा थोड़ा प्रबुद्ध जन इनके लिए मीटिंग होगी आगामी 20 तारीख को। प्रबुद्ध जन वोट करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं और आप भी मीटिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, आपके आने के पहले इस बात का जवाब मैंने दिया था, और मैंने कहा था कि प्रबुद्ध जन वो लोग हैं जो किसी भी समाज की दिशा को और दशा को, उसके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिहार में जो दुर्दशा हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो लोग इस राज्य का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते थे, जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने अपने आप को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा है। वो चुनाव में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक बात जानिए, अब पूरा का पूरा समाज जागृत हो चुका है, और डेफिनेटली हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रबुद्ध जन सिर्फ यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि जो चुनाव की जो बैलेट बॉक्स है, वहाँ तक जाएंगे। और उनसे ये रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, युवाओं का नेतृत्व करें, उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड करें, ताकि हम समाज में परिवर्तन ला सकें। क्या आप इनसे भी अध्यक्ष महोदय सबसे लास्ट में करा देंगे। जितनी बात बतानी थी हम लोगों के भाई डॉक्टर साहब बतला रहे हैं। प्रबुद्ध जनों की बैठक जो प्रशांत जी कर रहे हैं, इसका मूल मकसद ये है कि समाज को दशा और दिशा देने में प्रबुद्ध जनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पत्रकार, जिसको लोग साधारण भाषा में मामूली पत्रकार बोलते हैं, जबकि पत्रकार से ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई होता नहीं है। एक पत्रकार अमेरिका की सत्ता को पदच्युत कर देता है, वहाँ के राष्ट्रपति की सत्ता को पदच्युत कर देता है। तो आप समझ लें, जो प्रबुद्ध होगा वही प्रबुद्ध के बातों को समझेगा। प्रशांत जी खुद प्रबुद्ध हैं, इसलिए वो प्रबुद्धों से राय लेना चाहते हैं कि जिस समाज में प्रबुद्ध जन के राय को लेकर अगर कोई काम किया जाता है, वह काम सफल होता है। अभी एक बात आया था कि प्रबुद्ध जन मतदान देने नहीं जाते। इस बात को मैं नहीं मानता। एक भी प्रबुद्ध, जिसको आप प्रबुद्ध कहेंगे, अब कहने के लिए किसी को आप प्रबुद्ध कह दें, ये अलग बात है, लेकिन आप एक भी प्रबुद्ध को जो वास्तव में प्रबुद्ध है, वह मतदान अपना ही नहीं देता, लोगों को प्रेरित करता है। और उनका एक प्रबुद्ध जो होता है, वह हजारों व्यक्ति को प्रभावित करता है। प्रशांत जी का मूल वचन ये है कि उनसे हम सीखेंगे। ऐसा नहीं कि प्रशांत जी बुला रहे हैं सिखाने के लिए। प्रशांत जी सिवान के जो प्रबुद्ध लोगों को बुला रहे हैं, सिखाने के लिए नहीं बुला रहे, सीखने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के कड़ी में अपने सहयोग करके माननीय प्रशांत किशोर जी के विचारों को आम जनमानस तक पहुँचाने में जो मदद किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारे सवालों पर माननीय डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब ने बताया और बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया, बताया भी। मेरा कहना है कि हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि स्वयं न हो ज्योतिर्मय चिंतन, उसे शास्त्र क्या देंगे ज्ञान, अंध सूर कैसे देखेगा
निजमुख दर्पण में छविमा, यानी अंधे के सामने अगर खूबसूरत आईना रख दे तो अपने मुखाकृति को नहीं देख पाता है। उसी प्रकार अगर बुद्धिमान लोगों के सामने अगर कोई बात अच्छी नहीं आए तो उससे कोई काम बनने वाला नहीं। तो इसलिए माननीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जो समाज के अग्रहरी हैं, जो अगुआ हैं, जो समाज को की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं, उनसे हम कुछ सीखें और उनसे सीख करके समाज में आम जनमानस को बताएं ताकि कैसे चेतना जगेगी, और जैसे समाज में जब चेतना जगेगी तो समाज में परिवर्तन होगा। चाहे सत्ता किसी की हो, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने मतदान का वैल्यू समझ जाएंगे, तब उसे जाकर के समाज का कल्याण होगा। हमारे प्रधान जुलाई को रॉयल पार्क होटल में आ रहे हैं, यहाँ बुद्धिजीवियों की बैठक करेंगे। इसीलिए प्रेस वार्ता आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से बुद्धिजीवियों को हम सभी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और हमारे विचारों को समझें, और आप उस विचारों से कोई मतभेद रखते हैं तो उसका समाधान प्रश्न के द्वारा प्राप्त हो। सर, अबेदार हैं, रंगदार हैं और अपराधी हैं, माफिया हैं, वैसे लोगों के साथ राजनीति पर बैठक करते हैं कि वोट का व्यवस्था कैसे हो, लेकिन आप लोग ठीक उल्टा चल रहे हैं, प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपके प्रश्नों का जवाब आपके प्रश्न में, इसलिए इस जन स्वराज पार्टी का प्रणेता सूत्रधार और मुखिया कहे प्रशांत किशोर जी एक स्वयं प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, और उनकी सोच जो दिल में है वही जुबान है। इसलिए कहीं इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आरामदायक जीवन को त्याग कर दर की छोड़कर खा रहे हैं, और गली में मोहल्ले में घूम घूम कर आम जनों की समस्याओं से अवगत हो। देख रहे होंगे पैर में कीचड़ भी लग गया है, कोई चप्पल जूता नहीं है, और मंच पर उसी तरह से चढ़े हुए हैं बारिश में। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम प्रबुद्धों को जगाना चाहते हैं। यदि एक पत्रकार बंधु हमारे प्रश्न किए कि प्रबुद्ध वर्ग मतदान से कटते हैं, तो इसीलिए तो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं और 20 को कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये मेरे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों, ये हमारे बुद्धिजीवी हो। देश के निर्माण की अलग बात है, पहले बिहार के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जागृत हों, और उनकी बातों को हम समझने के लिए कार्यक्रम इसको रखे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए के भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने आकर के जन स्वराज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाया। आपका सवाल था कि किस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सब हमारे साथियों ने बताया, फिर हमसे भी आपको प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 तारीख को जो होने वाली है, वो बुद्धिजीवी, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, जो बुद्धिजीवी है, जो इतिहास गवई में भी होंगे, आपके माध्यम से उन लोगों को मैं भी प्रणाम करता हूँ। पूरे सिवान जिला के लोगों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ कि आपके माध्यम से वो सुने। सभी को मैं इनवाइट करता हूँ 20 तारीख को इस स्थल पर पहुंच करके जन स्वराज के विषय में सोचते हो। यदि कोई नहीं सोचता है, इसी बैठक के माध्यम से उसको प्रशांत जी अपने माध्यम, हमारे लोग भी बुद्धिजीवी को बुद्धि से जीते या अनपढ़ भी हो
लेकिन शायद आप देखते होइएगा, आप जब देहात में घूमते हैं, गाँव गंवई में घूमते हैं, तो ऐसे सवाल करते हैं किसान मजदूर गरीब का बेटा, लगता है कि आगे जो शहर में रहते हैं उनसे याचा प्रश्न करते हैं। अब मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं गांव में भ्रमण करता हूँ, घर घर में जाता हूँ, लोगों की जो वाणी है, मैं तो गदगद हो जाता हूँ। मैं ये नहीं समझता था कि जल सुराज हर घर में पहुंच चुका है, हर के चेहरे पर पहुंच चुका है, हर बच्चे के पास गांव में जाइए, कम समय में 3 साल में जो प्रशांत किशोर जी ने सैकड़ों गांवों का जो भ्रमण किया है, अभी आप देखते होइएगा कि जब भ्रमण करके आते हैं, मंच पर चलते हैं, पूरे उनके नीचे हाथ लगा हुआ है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऐसा नेता है, हर वर्ग को छोड़ दीजिए, पैदल यात्रा भी कुछ कर सके नहीं है। तो वो विजन जो है प्रशांत किशोर जी के जो पास में है, हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में नहीं है। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और हम जनता जनार्दन से बात कर सकते हैं, ताकि यदि कहीं भड़काव है या कहीं मोड़ गलत जाते हो, गलती किसी से भी हो सकती है। हमारे गार्जियन है जनता, शिवाजी की जनता, किसान वर्गों, बिजली हमसे भी तेज तरह है, लेकिन कोई ऐसा भी वंचित है तो उनसे भी आगे निवेदन करूंगा, इस बैठक में आइए, हमारे दर्शन सुन करके अपने आप को प्रभावित होइए और बिहार को भलाई से रोकिए। शिक्षा में आगे बढ़े कैसे, उसकी आप सोच करें, अपने लड़कों के लिए सोचिए, ताकि रोजगार, शिक्षा ऐसे मिल सके। चलिए, किसान जी कहे कि आप सब 1 घंटा वार्ता करें। 1 घंटा बातचीत हुई। बातचीत में हमने कहा कि सर थोड़ा आप अपने किचन को मेरे पास रखें। उन्होंने 1 घंटा बात किया। बात करने के बाद हम भी अपना 1 घंटा बात किए। उसमें एक जो प्रश्न लगता है कि मेरी जांच हो जाने की है, उन्होंने कहा अंत में 1 घंटे के बाद कि मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में 5 लाख अल्पसंख्यकों से मैं बैठक बंद कमरे में जो बंद हो, बदला में कर सकूं। कहते इस तरह को क्या विचार है? वो तो समझते थे, लेकिन मेरा लगता है कि जात लेते ऐसा कोई ऐसा कमरा नहीं है बड़ा पटने में जो 5 लाख हाँ, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रधान जी कि 1 लाख अल्पसंख्यकों को बुलाइए, तो आपकी हमारे पीठ को दोगे। तब से हम प्रशांत किशोर जी को भीजे के सुनने का मैं तो समझिए, मैं तो ऐसे हमारे वकील साहब भी हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, के सिंह भी हैं, गणेश जी हैं, इन लोग को देखने के बाद बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, ऐसा नहीं। इस मत पूछिए, बहुत दूरी है ये कहने के लिए हिंदू मुस्लिम पर एक और राज करते हैं, दूसरा इनके पास में भीजे नहीं है। और बिहार में जितने मंत्री हैं आ जाना चाहिए। इसी होटल के प्रांगण में, होटल रॉयल पार्क के प्रांगण में हिंदुस्तान बजट में 20 जुलाई रविवार के दिन संदेश आप सबका बहुत शुक्रिया। चलिए बोलिए। लास्ट में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हम लोगों को दिया और प्रबुद्ध जो जनता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उससे रिक्वेस्ट है कि सभा में आए और शांति से सवाल पूछें और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बात मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ। ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, इसमें जो संवाद की कोशिश की जा रही है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है, जो भी समाज से अपना साझेदार रखता है, किसी डिग्री और किसी क्लास से किसी की विद्वता को, किसी की नॉलेज को और समाज से जुड़ाव को हम जल्द नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्रयास होगा कि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं है,
यहाँ लोगों से हम संवाद करके समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, बिहार की जनता की आकांक्षाएं क्या हैं और हम कैसे उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। और जनता से अनुरोध है, पूरी जनता से अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके हमसे सवाल करें और अपने विचार को और जी जी मैं छत्री हूँ, इसलिए कभी भी पंडित का पैर छुड़ाने से मेरा मैं समझता हूँ कि मैं पाप में चला गया।